तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का धांसू चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सीधा 11th में देखने को मिलेगा और 11th के कई सारे मेजर कंसेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर आपको 11th की तैयारी करनी है तो इस चैप्टर के ऊपर तो बढ़िया से कमांड होना चाहिए। और इस चैप्टर के ऊपर कमांड कैसे होगा? जब इसका फ्लो चार्ट डायग्राम आपके दिमाग में सेट होगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है पहले मैं वो बताऊंगा और उसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर को। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एज वी नो कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और यही पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? आइदर इट इज एटम और इट इज मॉलिक्यूल। मतलब ये जो छोटा पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है वो या तो एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल होंगे। सबसे खास बात कि ये जो एटम और मॉलिक्यूल जो नाम हम लोग पढ़ रहे हैं वो तुरंत कभी भी अचानक से नहीं आया है। उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई सारे लॉज बने और धीरे धीरे करके हमने एटम को समझा और मॉलिक्यूल को समझा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग को जब एटम और मॉलिक्यूल पढ़ने हैं तो सबसे पहले दिमाग में रखना कुछ लॉज के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये वही लॉ है जो आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं सीधे शब्दों में तो ये वो लॉज है जो आपको एटम से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं 3 लॉज। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा बेटा हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद जैसे ही लॉ खत्म होता है तो यहां से हमारे पास निकल के आता है एटम। ये लॉ के खत्म होते ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे एटम। और ये लॉ हम लोग को जो एटम के बारे में जो साइंटिस्ट हम लोग को बताए थे वो है सर जॉन डाल्टन। तो डाल्टन एटॉमिक लॉ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद तीसरे में हम लोग देखो, जब डाल्टन एटम के बारे में बताएंगे तो उसके बाद एटम हम लोग ये देखेंगे कि एटम अलग अलग तरीके के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एटम जो होते हैं वो डिफर कैसे हो सकते हैं? बाय देयर मास और बाय देयर साइज। तो साइज और मास से कुछ डिफरेंस तो देखने को मिलेंगे और यही डिफरेंस को हम लोग को आगे चल के पढ़ना भी है। तो पहले तो ये समझ लो कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। अलग अलग तरीके के अगर एटम है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। उसके बाद जैसे ही हम लोग एटम्स से रूबरू हो जाएंगे, एटम्स को हम पहचान जाएंगे, एटॉमिक नंबर आ जाएगा और एटम से हम इसको पहचान जाएंगे कि एटम्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं जो है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस और साथ में इसको एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको भी मैं थोड़ा समझा दूंगा। एलिमेंट्स मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आ जाएंगे, वो कवर हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स एंड आयन के बाद कुछ वैलेंसीज। क्या देखेंगे बेटा? वैलेंसीज एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वैलेंसीज एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल्स एंड आयन समझेंगे तो उसके बाद फिर इनके कुछ वैलेंसीज होते हैं, वैलेंसीज को समझेंगे। वैलेंसीज अगर हम लोग को समझ में आ जाता है
तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से क्या बन सकता है मॉलिक्यूल उसके बारे में पता कर लेंगे। और जैसे ही अपने को पता चल जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी नेमिंग देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला एंड देयर नेमिंग। कैसे हम इसकी नेमिंग करते हैं उसको भी थोड़ा समझेंगे। कभी अगर मान लो कोई हमारे पास केमिकल नेम दिया है तो उससे अपन फॉर्मूला बना लेंगे, और फॉर्मूला दिया है तो उससे नेम बना लेंगे, तो ये हमारे पास रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर या एटम्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ऐसा लिखते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, इसको देखेंगे। उसके बाद देखो बेटा, जैसे अपन मास कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया था मोल कंसेप्ट, जो कि अभी फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अभी भी कंपटीशन में मोल्स है, तो हम यहाँ पे मोल्स को भी कवर करेंगे। जिन बच्चों को मोल्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोल कंसेप्ट को यहाँ पे देखने वाले, मोल कंसेप्ट, और डेप्थ में देखेंगे। इतना हम लोग देखेंगे कि अगर 11th का बच्चा भी है तो वो भी इस चीज को समझ जाएगा, 11th के लिए भी होगा, और जो 9th वाले हैं वो समझ लो उनका फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब कंपटीशन लेवल का मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। तो एक एक करके सभी जो है हम लोग इतने पोर्शन खत्म करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा देखो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, आपकी स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कंपटीशन के लिए भी अगर आप तैयारी करें तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अगर 11th का कोई बच्चा अगर बेसिक नॉलेज गेन करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे इसको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारे पास बहुत ही बेसिक सा लॉ है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो सिंपल सा, अगर मैं एक लाइन में अगर मैं बात करूं, कभी भी अगर मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर में आ गया है डिफाइन लॉ ऑफ मास, तो आप लोगों को कैसे इसका आंसर लिखना है। देखो एक चीज याद रखना बेटा, कि जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमारा जो मास है वो कंजर्व है, मतलब मास ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही प्रोड्यूस होता है इन केमिकल रिएक्शन। देखो रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। रिएक्शंस जो होते हैं ना बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन। अब अगर केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा मास कभी भी ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कभी भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ओनली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि मास वाला फैक्टर यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व्स। अगर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसका मतलब मास इफेक्ट तो होगा, यानी मास इन रिएक्शन के अंदर बन भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। समझ में आया? हालांकि डिस्ट्रॉय होते हैं, मास बनता हुआ तो हमको नहीं दिखाई, मास डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लियर सबको? तो यहाँ पे हम लोग इस केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, समझो। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल, अकॉर्डिंग
to law of chemical, to law of chemical, sorry, according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, conservation of mass, mass of mass is neither mass is neither created nor destroyed during chemical reaction. क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया बेटा? जो मैंने अभी तुमको बताया वही सेम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और ये जो बात है ना, ये हमको बताया गया था लेवॉइजर के द्वारा, एंटोनी लेवॉइजर के द्वारा ये चीज हम लोग को बताया गया था। और हम ये कह सकते हैं दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लेवॉइजर। ठीक है, अब फिलहाल तो समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट और जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो दोनों इक्वल होंगे, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ना ही मास बनेगी और ना ही मास डिस्ट्रॉय होगी, यानी कि मास तो सेम रहेगी। यही लॉ है। और ये जो है, ये जो लॉ हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? लेवॉइजर के द्वारा दिया गया था। लेवॉइजर gave this law। अच्छा, उनको ये लॉ देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर वो चाहते तो ये नहीं देते, बट ये दिए। क्यों दिए? क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मास को चेंज किया जा सकता है, या तो उनके मास को बढ़ाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो कि अगर कोई वुडन पीस है और उसको हम लोग जला देते हैं तो क्या बचता है? उसका राख बचता है, ऐश। अब उस ऐश को अगर देखा जाए तो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसके वेट से तो कम ही होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कंबशन करके, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, हमने मास को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो सोच के देखो, क्या उसमें से कुछ गैसेस बाहर नहीं निकली? गैस जो बाहर निकली है वो भी क्या है? मैटर का ही हिस्सा है। मैटर, वो भी मैटर है, तो उसका ही जो हमारा रिएक्टेंट था उसी का हिस्सा था। तो वो केवल अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह गया है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। मास डिस्ट्रॉय तभी कहलाएगा जब वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या बोला, समझ में आया? जब वो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ से निकल के जो हमारे पास उस सब्सटेंस के अंदर था वो वहां से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। यही कहना था कि अगर कोई क्लोज कंटेनर के अंदर अगर रिएक्शन करवा दी जाए और रिएक्शन अगर पूरा कंप्लीट हो जाए तो भी मास कभी कम नहीं होगी, क्योंकि क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर होगा, अगर खुला हुआ होगा तो गैस बाहर निकल जाएंगी तो वो हल्की हो जाएंगी। जब भी किसी रिएक्शन में गैस बाहर निकलती है तो समझो प्रोडक्ट का मास कम होने वाला है। ठीक है, तो मास कम हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं तुमको एक दिखा देता हूँ। जैसे मान लो CaCO3 का मैं 100 ग्राम लेता हूँ, 100 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली हम देखे हैं कि कार्बन, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम अगर मैं लेता हूँ और इसको मैं हीट कर देता हूँ, स्ट्रांगली इसको हीट करूँगा, तो यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि 44 ग्राम CO2 बाहर निकल जाता है। बाकी कितना बचा? 100 में से कितना बचा? 100 में से 44, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 56, तो ये हो गया 56 ग्राम। 56 ग्राम हमारे पास क्या बचा? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव्ड है। ये मैथमेटिकली क्या है? प्रूव्ड है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, कैलकुलेशन किया और एग्जैक्टली यही हो रहा था।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कुछ गैसेस जो बाहर निकली हैं वो मास कंटेन किए हुए बाहर निकली है, ना कि मास डिस्ट्रॉय किया है। क्लियर सबको? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया है। इसमें हम लोग को क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहले अपने को ये आ सकता है कि भाई डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा ये आ सकता है कि हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और तीसरा हमको क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से कोई एक रिएक्शन दे दिया जाएगा जिसमें से इसका मास बता दिया, इसका मास बता देगा, एक का हमको पूछा जाएगा। सपोज मान लो मैं इसका x बोलता हूं, ये मैं मान लेते हैं, हमको बोलता है कि इसका मास जो है वो x ग्राम है। तो फाइंड द मास ऑफ CaO फॉर्म, जो बना उसका मास कैलकुलेट करना है। तो अपन कैसे करेंगे, अपन 100 माइनस 44 कर देंगे। तो मास ऑफ CaO हो जाएगा कितना, मास ऑफ CaO कैसे निकालेंगे, मास इसका जो है CaO, मास ऑफ CaO कैसा हो जाएगा, अपन चाहे तो सीधा सीधा ऐसा कर लो, इसको मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaCO3 is equal to mass of CaO, mass of CaO plus mass of CO2, mass of CO2। अब यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट कर लो तो तुम्हारे पास आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं देखो मैं वैल्यूज पुट करवा देता हूँ। यहाँ पे चेक करो, मास ऑफ CaCO कितना था, CaCO3 100 था, और यहाँ पे मास इसका कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे इसका मास 44 दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 44, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 100 ये प्लस साइन है ना, इक्वल किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 44 इक्वल टू x हो जाएगा, और यहाँ से इसको माइनस करने पर हमारे पास कितना आता है 56 ग्राम आएगा इक्वल टू x। इसका मतलब the mass of CaO is equal to 56 ग्राम। mass of CaO is equal to 56 ग्राम। इस तरीके से अपन इसके क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है, नहीं आया है तो एक दो बार और वीडियो लेक्चर को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा देखो एक चीज समझो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि जब कोई एक मैटर का फॉर्मेशन होता है, कोई भी मैटर बनता है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ये लॉ हमसे यही कहता है, जैसे कि मान के चलो हमने क्या किया, वाटर की कुछ सैंपल लिए, वाटर सैंपल, क्योंकि वाटर एक सब्सटेंस है, अलग अलग सोर्सेज से हमने वाटर ले लिया। मान लेते हैं आप गंगा जल ले लेते हो, गंगा जल ले लेते हो, आप यमुना से पानी लेके आते हो, यमुना से पानी लेके आ गए, या फिर आप नल से, आपके घर में जो नल है टैप वाटर, उस टैप से जो है वाटर को लेके आ गए। ये अलग अलग सैंपल हो गए, वाटर के सभी सैंपल हो गए। अब मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक्सपेरिमेंट करके मैंने क्या किया, इसके 18 ग्राम मैंने ले लिया, मैंने इसके भी 18 ग्राम ले लिया। वाटर के कितने ग्राम ले लिए बेटा, 18 ग्राम, इसके भी मैंने 18 ग्राम ले लिया। अब 18 ग्राम जो वाटर होता है, इसका मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। क्या किया, एक कंटेनर मान लो, इसमें मैंने वाटर ले लिया 18 ग्राम मान लेते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस करवाना। कैसे करवाऊंगा देखो, ये एक कंटेनर मैंने ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पे वाटर है, और इसको मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट करके क्या होगा, जो वाटर है उसमें से एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन, और दूसरे टर्मिनल पे हमको ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन।
अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब मास देखा गया, गंगा जल से कितना निकला, तो गंगा जल से जो हाइड्रोजन निकला वो निकला 2 ग्राम। बाकी 16 ग्राम जो है वो कहाँ किसका था, ऑक्सीजन का था। टोटल क्या था, टोटल 18 ग्राम था। और आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी यही कहा गया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो टोटल जो मास होगा वो उसके प्रोडक्ट के सम के मास के बराबर होगा। तो यहाँ पे फॉलो भी हो रहा है। तो 2 हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे 16 जो है ऑक्सीजन निकला। ठीक है, बढ़िया है। हो सकता है इसमें से 3 हाइड्रोजन निकल जाए, क्योंकि 18 ग्राम में हो सकता है 3 निकल जाए, बट नहीं, यहाँ पे भी हमने सेम देखा कि 2 अगर 18 लिया मैंने तो 2 जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थर्ड वाला में चेक करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, काम करते हैं 18 ना लेके मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ। इसको मैं 36 ग्राम ले लेता हूँ। मैंने कितना लिया था, 36 ग्राम। मैं बोला थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैंने देखा इसमें जो हाइड्रोजन निकला वो 4 ग्राम निकल गया और जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो 32 ग्राम निकल गया। ओवरऑल तो 36 हो गया। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इनका अगर रेशियो निकालो तो यहाँ पे रेशियो कितने का निकला पता है तुमको? अगर मैं इसके मास का रेशियो निकालूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकलेगा 4 और 32, अगर मैंने इसको देखा तो 1:8 का रेशियो निकला। इसमें भी देखेंगे तो कितना निकला, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2 है और यहाँ पे 16 है। तो इनका जो रेशियो निकला वो 1:8 का रेशियो निकला। मतलब ये है कि आप कहीं से भी वाटर लेके आओ, वाटर, हमने एक कंपाउंड का नाम लिया, एक सब्सटेंस का नाम लिया कि ये वाटर है। अगर वो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का जो मास का रेशियो है वो फिक्स है। जब भी हम रेशियो निकालेंगे, चाहे कहीं से भी आप पानी लेके आओ, कहीं से भी आप जब भी रेशियो निकालोगे तो वहां पे आपको 1:8 का रेशियो में आपको क्या दिखाई देगा, मास का जो रेशियो होगा 1:8 का रेशियो होगा। समझ में आया? क्लियर है? आपको जो मास का जो रेशियो निकल के आएगा 1:8, यहाँ पे भी देखो 1:8 आया था, यहाँ पे भी क्या आया था 1:8, और यहाँ पे भी देखोगे तो 1:8 ही, क्योंकि यहाँ पे मास जो है दोनों का सेम है। वाटर वाटर होता है, वहां से हाइड्रोजन ही निकलेगा, वहां से ऑक्सीजन ही निकलेगा, और खास बात कि उनका जो प्रपोर्शन है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, इस पूरे लॉ को कैसे लिखें, अपने ओन वर्ड में कैसे लिखें, तो उसको देखते हैं। ये तो मैंने पूरा समझा दिया बेटा। आपको अगर ये समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे को मोटिवेट करें। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले तो ये समझ लो कि इस लॉ को दिया कौन था। इस लॉ को देने वाले थे जोसेफ क्लाउस्ट। कौन दिए थे बेटा? जोसेफ क्लाउस्ट। दिस लॉ इज गिवन बाय जे क्लाउस्ट, जोसेफ। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, every substance has definite proportion of element by mass। और जब ये काम किया गया तो उसमें अलग अलग तरीके के गैसेस देखने को मिले, और ये दोनों गैस का जो नेचर था वो डिफरेंट था, तो इनको उसी समय नाम दिया गया, उनको एलिमेंट बोला गया और यहाँ पे उनको नाम दिया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन क्यों बोला गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो था उसके पास जैसे ही अपन क्या करते हैं, मैच स्टिक लेके जाते हैं तो पॉप अप साउंड देता है, पुप पुप करके आवाज देगा, तो आवाज देगा तो समझ जाओ कि वो हाइड्रोजन गैस है।
ठीक है। जबकि जो दूसरी गैस थी वो कुछ साउंड नहीं करता था, वो पॉपअप साउंड नहीं देता था, वो केवल जो फ्लेम है उस फ्लेम को बड़ा कर देता था। जैसे ये हमारे पास फ्लेम है ना, ये फ्लेम मान लो ऐसा है, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगा तो ये फ्लेम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन गैस अगर है तो ये फ्लेम है, तो यहाँ पे कुछ पॉप पॉप जैसे चुटपुट जैसा फूटता है ना, वैसे टाइप का होगा, चुटपुटिया टाइप का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, चुटपुटिया का नाम दे देंगे तब तो समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, एलिमेंट। लोग अब एलिमेंट के बारे में समझने लगे कि एलिमेंट तो होते हैं, कुछ कुछ चीजें समझ में आने लग गई कि एलिमेंट्स मिलके सब्सटेंस बनता है और उनका मास जो है वो डेफिनाइट हो जाता है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो वाटर इज मेड अप ऑफ two elements called hydrogen and oxygen. Water is made up of two elements called hydrogen and oxygen in a proportion of 1:8। अगर ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, क्या बोला, ध्यान से सुनना बेटा, ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, 1:8 की जगह कुछ दूसरा प्रोपोर्शन आ जाए, तो ये अब वाटर नहीं कहलाएगा, कोई दूसरा सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसका रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज होते ही वो एक दूसरा सब्सटेंस हो जाएगा, वो सब्सटेंस तो कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O2, इसको हम वाटर नहीं कह सकते क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज वाटर से डिफरेंट होगी, तुम इसको नहीं पी सकते। इन शॉर्ट ये जो सब्सटेंस दिख रहा है ना, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है पता है? 1:32 का रेशियो, 1:16 का रेशियो कितना है? 1:16 का रेशियो है। इसमें कितना था? 1:8 का था, इसमें कितना है? 1:16 का रेशियो है, यानी कि रेशियो चेंज है। और रेशियो अगर से चेंज है, बना तो ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से है, रेशियो अगर चेंज है तो ये वाटर नहीं है, अब इसको पी नहीं सकते, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये है कहानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। तो बेटा आप लोग देखो, जितने भी बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे उन लोग के दिमाग में कुछ सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हमको क्वेश्चन में आया कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में लिखो तो हम क्या क्या लिखे। तो बेटा देखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना उतना लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम 100% उसको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल लिखना ही है। वाटर का एग्जाम्पल आपको दे दो क्योंकि बुक में अक्सर आपको वाटर का मिलता है, अदरवाइज आप दूसरे भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, कोई भी दूसरा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उसका रेशियो फिक्स होता है। वैसे कार्बन हाइड्रोजन अगर ले लेंगे तो मीथेन बनता है, वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। जब भी मीथेन बोलेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक सब्सटेंस का, चाहे वो कोई सा भी सब्सटेंस हो, उसमें जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोला गया है डेफिनाइट प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी इस लॉ को बोला जाता है। समझ में आ गया? अब अगर मान लो तुमको कोई क्वेश्चन में पूछे तो क्या पूछ सकता है? एक तो आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर आपको सीधा सीधा उसका प्रोपोर्शन पूछ सकता है कि अगर ये सब्सटेंस है तो इनका प्रोपोर्शन बता दो कि किस प्रोपोर्शन में है, या फिर आपको प्रोपोर्शन बता देगा, ध्यान सुनेंगे, आपको प्रोपोर्शन बता देगा और आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करना है अलग अलग। लेकिन अभी मैं इसके न्यूमेरिकल अभी नहीं करवा सकता, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर फाउंडेशन कोर्स के जो कर रहे होंगे उनके लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया। जब वो पढ़ा दूंगा उसके बाद इसके क्वेश्चन अपन चाहे तो ले सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करके मेरे को याद दिलाएगा कि भाई आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से उसको करवा दूंगा। बात में आ गया? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होने वाला है, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। और इसी लॉ के बाद इन्होंने एटम के बारे में बताया था। इन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी और एटम को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बेटा देखो, इसमें देखो मल्टीपल नाम ऑलरेडी दिया गया है। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो? हम केवल दो एलिमेंट को अगर हम बात करें तो वो एक ही प्रोपोर्शन में नहीं जोड़ता, उनके कई सारे प्रोपोर्शन हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है जो जॉन डाल्टन ने देखा। क्या? उसको समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान से देखना, पहला कितना सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, 100% करेक्ट डेफिनेशन है, 100% करेक्ट आपका जो है ये पूरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करेगा। केवल आपको समझना है, केवल इतना देखो कि लिखा क्या जाए, वर्ड्स को ध्यान दो, पूरा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब दो डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, when two different element combine together in different proportion, मतलब समझ आया? इनका प्रोपोर्शन चेंज होगा। जैसे कि मान लो कार्बन है और इनका ऑक्सीजन है। कार्बन का अगर मान लेते हैं हम लोग 12:16, तो यहाँ पे एक कट के क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे 12 ले लूँ और इसको मान लेते हैं 32 ले लिया, 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3:8, क्या हो जाएगा? 3:8। मतलब यहाँ प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है और ये होता भी है। ये प्रोपोर्शन किसका है पता है बेटा? ये वाला जो प्रोपोर्शन है ये CO2 का है, CO2 का। और ये वाला जो प्रोपोर्शन है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आप लोग जानते हो कि दो तरीके के हमारे पास गैसेस है। कार्बन ऑक्सीजन जब मिलती हैं आपस में कंबाइन होती है तो दो तरीके की गैसेस बना सकती है। एक है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही जहरीला गैस होता है, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है और कार्बन जो डाइऑक्साइड है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग गैसेस है। और दोनों कैसे बने हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हैं। क्या डिफरेंस है? फिर उनका जो प्रपोर्शन है वो उसमें डिफरेंस है, उनका जो रेशियो है उसके अंदर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो वही चीज इसको बताया गया, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रपोर्शन। अब कहाँ समझ में आया? दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने पर क्या होगा उसको ध्यान समझते हैं। तो ये मैं इसको बॉक्स के रखता हूँ। इसके बाद यहाँ तक का तो मैं तुमको समझा दिया, तो यहाँ तक का अपन इस डब्बे में रखते हैं। उसके बाद का देखते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन, देन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड इफ वन एटम मास ऑफ वन एटम, जैसे कार्बन है ना, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, मास ऑफ वन एलिमेंट ऐसे लिखो, क्योंकि एटम तो अभी आया नहीं है हमारे कहानी में, अभी तक एटम बोल के कोई शब्द है ही नहीं। इस लॉ के बाद आने वाला है। अभी एटम बोल के कोई चीज वर्ड है ही नहीं, अभी सिर्फ एलिमेंट जोसेफ प्रॉस्ट ने हम लोग को एलिमेंट बता दिया था कि एलिमेंट होते हैं, वो हमको जोसेफ प्रॉस्ट ने बताया था। समझ में आ गया? अच्छा, एंड इफ the mass of one element kept constant
देन, अच्छा देन के बाद कहानी समझेंगे। इनका कहना पूरा क्लियर कट हम लोग समझने वाले, बस इतना देख लो। यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, रेशियो में परिवर्तन है, रेशियो में चेंज है। यहाँ पे 3:4 का रेशियो है, यहाँ पे 3:8 का रेशियो। एक तो जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मास जो है वो कांस्टेंट है, इसका भी 3, इसका 3, यानी कि ये जो है ये मास कांस्टेंट हुआ। तो दूसरे का क्या रिलेशन है इसको देखिए। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाए तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग ने देखा कि ये दोनों सिंपल होल नंबर निकल के आते हैं, मतलब होल एक 1:2 का आएगा, 1:3 का आएगा। इस तरीके से सिंपल होल नंबर मिलता है। देन if the mass of one element kept constant, then the ratio of other element bears a simple whole number। मतलब समझ में आ रहा है? यही जो मैंने तुमको कहा है कि एक को अगर हमने रेशियो को कांस्टेंट रख दिया तो अदर एलिमेंट जो है उनका जो रेशियो है, देन द रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट, एक का हमने क्या किया, केप्ट मास ऑफ वन एलिमेंट केप कांस्टेंट, एक का मास हमने क्या किया, कांस्टेंट रख दिया। तो जो अदर एलिमेंट बचे, अदर कौन सा, ऑक्सीजन है, इनका देखो, इनका जो रेशियो था, इनका जो रेशियो है 4:8 है, तो इन्हीं को 4:8 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल होल नंबर 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 इस तरीके से बिहेव करेगा। बात समझ आ गया सबको? क्लियर है? 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 इस तरीके से ये बिहेव करने वाले हैं। डेसिमल में कोई नंबर नहीं आने वाला। और यहीं से जॉन डाल्टन को दिमाग में एक बात है जो कि 100% सही था। उन्होंने बोला जो पार्टिकल आपस में रिएक्ट करती होंगी, जो पार्टिकल आपस में रिएक्ट करती होंगी वो क्या है, वो एक सिंगल पार्टिकल है, मतलब वो इंडिविजुअल है। इनडिविजिबल मतलब जानते हो, ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ेंगे, या तो एक के साथ 2 जुड़ेगा, एक के साथ 3 जुड़ेगा, एक के साथ 4 जुड़ेगा, एक के साथ 5, तभी तो ये सिंपल होल नंबर आ रहा है। एक के साथ एक जुड़ा, एक के साथ 2 जुड़ा होगा, एक के साथ एक जुड़ा, एक के साथ 2 जुड़ा, यानी कि 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि एक छोटा सा यूनिट होता होगा। इस छोटे से यूनिट को हमने एटम कहा। सबसे छोटा सा जो यूनिट होगा, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसे हमने क्या कहा, एटम। और इसी के बेसिस पे ये थ्योरी या ये लॉ जो है, ये लॉ एक नई थ्योरी को जन्म दिया जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। बात समझ आया? यहां से आया जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, केवल एटम को देखा, यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया एटम को, और ये बात प्रूफ भी करती है कि बिल्कुल सही है कि अगर हमने यहाँ पे एक को कांस्टेंट रखा है तो दूसरा जो है डेफिनेटली उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर निकलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे उधर थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आता। क्लियर है? मिटा दो इसको। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बेटा देखो, यहां से आती है एटम का कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहले तो ये समझ लो कि जॉन डाल्टन ने 1804, ठीक है, दिस थ्योरी इज गिवन, दिस थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन
एट 1804 में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी दिया जिसे हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, atom is the fundamental particle ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल है और उसके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो नीचे उन्होंने डिफाइन किया। प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज, ठीक है। तो पहला जो है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका जो है एटम्स आर सॉलिड स्फीयर। उनका मानना था कि एटम जो है एक सॉलिड स्फीयर है, एक गोल बॉल की तरह है, लेकिन ये बॉल पूरा मासिव है, इस तरीके से पूरा भरा हुआ है, इस तरीके से, जैसे आयरन का बॉल होता है ना, उस तरीके से अंदर में खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। एटम आर सॉलिड स्फीयर विच आर इनडिविजिबल, इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बेटा आप। ये एक सॉलिड स्फीयर होता है जिसको आप चाह के भी ब्रेक नहीं कर सकते, टूटेगा नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमको यही कहता था। दूसरा उन्होंने बोला एवरी एलिमेंट हैज देयर ओन एटम। जैसे हम लोग को पहले प्लाउस्ट ने क्या बता दिया था, उन्होंने बताया कि एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट जितने भी हैं उनका अपना खुद का एटम होता है। एवरी एलिमेंट हैज देयर ओन एटम, जितने भी एलिमेंट तुमको दिखेंगे उनका खुद का एक एटम होगा। एंड दे डिफर बाय देयर साइज एंड मास। उनका जो साइज होगा, उनका जो मास होगा वो डिफर होगा, क्योंकि जैसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने देखा कि अगर एक छोटा सा यूनिट में ले लेता हूँ ऑक्सीजन को और दूसरे को अपन ने देखा, तो इसका अगर मान लो ये 16 था तो ये सीधा सीधा क्या है 32 था। जब दो लेते थे उसका दुगुना हुआ तो क्या होता था 32 होता था, है ना। हमने इससे पहले वाले में देख लिया था 4 है तो 8:1:2 का रेशियो हमको मिल गया, इसका 16 से ये 32 हो गया, मतलब इसका मास अलग है। हाइड्रोजन को देखेंगे तो वाटर में उसका मास अलग है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके के मास हमको दिखाई देते हैं। और अगर एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी एटम का मास सेम तो नहीं आ रहा था, सबका मास तो अलग अलग आ रहा था। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट उन्होंने बोला कि सभी एटम जो होते हैं वो डिफर होते हैं बाय देयर साइज एंड बाय देयर मास। डेफिनेटली होना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाइड्रोजन का एटम इतना बड़ा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का एटम इतना बड़ा होगा, इसका मास जो भी होगा इससे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि छोटा एटम है तो छोटा एटम तो मास भी कम होगा, बड़ा एटम तो उसका मास ज़्यादा होगा। ये उनका सीधा सा लॉजिक था और एकदम सही है। अच्छा, अब तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इसमें एटम पार्टिसिपेट्स करते हैं, उन्हीं का इंटरचेंज होता है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन atoms participates and
एंड दे कंबाइन एंड देयर कॉम्बिनेशन ऐसा लिखो, कॉम्बिनेशन forms a new substance, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको यहाँ पे बता दिए। एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर। इवन उन्होंने ये प्रिडिक्ट मतलब उन्होंने बताया था कि ये एटम जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उनको नैनोमीटर में देखना, मतलब उनका जो साइज होगा उसको नापना होगा तो नैनोमीटर में नापना पड़ेगा, इतना छोटा 10⁻⁹ में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी इतने छोटे पार्टिकल को तो आप देख ही नहीं सकते, मतलब ये नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते एटम को, इतने छोटे हैं। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को बताया था। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आने के बाद एक क्रांति आ जाती है, लोग एटम के बारे में सोचने लगते हैं। एटम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक बन चुका था, लोग इस एटम को लेके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे, बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक था उस समय के लिए। और बाद में धीरे धीरे करके एक कुछ ऐसे और एक्सपेरिमेंट हुए, गैस को लेके एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें गेल-लुसाक्स लॉ भी आते हैं और बहुत सारे लॉज आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गेल-लुसाक्स लॉ क्यों, क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा विवाद आ गया था। इसके बाद एक छोटा सा लोगों के बीच में बहस चालू हो गया था, क्योंकि वो जो लॉ थी, जो गेल-लुसाक्स लॉ थी, वो कहीं ना कहीं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को चैलेंज करती थी। मतलब इसके अकॉर्डिंग एटम डिविजिबल है, जो गेल-लुसाक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग एटम्स डिविजिबल है, जबकि एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। तो बर्जेलियस ने वहाँ पे एक सवाल उठाया था कि मतलब उस लॉ को अगर हम लोग देखें, अभी ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ये था कि एटम्स जो है डिविजिबल है। लेकिन डाल्टन के जो सपोर्टर थे वो अच्छे से जानते थे कि एटम डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया जा रहा था। इस चीज को एवोगैड्रो ने खत्म किया था। उन्होंने एटम के बाद एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो था वो भी किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल था, लेकिन एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉलिक्यूल को तो हम तोड़ सकते हैं। उन्होंने जैसे ही बोला कि मॉलिक्यूल तोड़ सकते हैं, बस ये कहानी, ये जो बहस था वो खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होता है एक न्यू सब्सटेंस का या एक न्यू पार्टिकल का, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। तो हम लोग देखने वाले अगला टॉपिक मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूल और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? मॉलिक्यूल्स। अगला है मॉलिक्यूल्स। What are molecules, beta? Molecules are actually group of atoms. Group of atoms. Atoms are called molecules. ठीक। अब देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स को हम लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग को एटम को, क्योंकि हम वापस से इसी टॉपिक के ऊपर आएंगे, तो एटम्स को भी थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, जहाँ पे मैं तुमको एटम्स को डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि हम लोगों ने एटम देख लिया और मॉलिक्यूल्स को भी समझना है। मॉलिक्यूल्स क्या है उसको समझ लेंगे, फिर हम एटम के ऊपर वापस जाएंगे। बस समझ आया? उसके एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर कैसे याद करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से हमने पहले सोचा था, या जॉन डाल्टन ने क्या रिप्रेजेंटेशन बताया था, और इसका सॉल्यूशन बर्जेलियस ने ही दिया था, जो बाद में बहस भी किए थे। तो उन्होंने ही सॉल्यूशन दिया था कि किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करें। और बर्जेलियस बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। मेरे खुद को जो मैंने पढ़ा है, तो उनका जो कथन था या कभी किसी चीज़ के ऊपर जो लॉजिक ढूंढने का काम था, मेरे को बड़ा पसंद आता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। पहले तो ये समझ लो, अगर मान लो कोई बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से ग्रुपिंग किया हुआ है, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। और अगर हम लोग एक सिंगल की बात करें, तो ये अभी क्या है, एटॉमिक फॉर्म है, एटॉमिक।
और जैसे ये आपस में बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ऐसा जो है नहीं कि सेम ही टाइप के होंगे, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कैसे भी अगर ग्रुप हो जाए तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। बात समझ में आ गई सबको? अगर ये सिंगल है तो वो एटम कहलाएगा, बहुत सारे आपस में जुड़ गए तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब हम लोग वापस चलते हैं, मॉलिक्यूल समझ में आ गया बेटा। अब हम समझते हैं एटम्स को, क्योंकि एटम के बिना मॉलिक्यूल को समझना नामुमकिन है। तो एटम को जैसे कि हमने बता दिया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। दिस इज फंडामेंटल पार्टिकल। और जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एज वी नो। तो फिर उनको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा ताकि हमको समझ में आए कि किसका कौन सा एटम है। इसमें समझ में आया क्या ये कौन सा एटम है? क्या ये तुमको समझ में आया कौन सा एटम है? बताओ। क्या मैं ऐसा गोला कर दूंगा तो तुम इसको देख के बता सकते हो ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है, कौन सा एटम है? हम नहीं बता सकते। तो इनको जब एटम अपन बोलेंगे तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हाँ या नहीं? अब बार बार थोड़ी ना मैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस तरीके से थोड़ी लिखूंगा। हम बहुत आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हम जल्दी से इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखना चाहते, तो हम सिंबल वगैरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के आप कभी केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो लेक्चर हमारा कितना लंबा हो गया। बहुत ज़्यादा लेंथी होता है तो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो रिप्रेजेंट जो है अगर 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है तो मैं चाहूँगा कि इसको एंड कर दें और अगला जो है यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।